बुलेटिन में सबसे पहले कराची के मौसम की बात करें तो कराची में सुबह सवेरे गहरी धुंध छा गई। गुलशन मेमार, सुजानी टाउन, स्कीम 33, सुपर हाईवे, सोराब गोट, यूनिवर्सिटी रोड, मलिक कैंट और गिरदो नवा में हद निगाह चंद मीटर तक रह गई। गुलिस्तान जौहर, आई चौधरी रोड, क्लिफ्टन, डिफेंस के अतराफ में भी धुंध रही। कराची में सुबह सवेरे गहरी धुंध छा गई। गुलशन मेमार, सुजानी टाउन, स्कीम 33, सुपर हाईवे, सोहराब गोट, यूनिवर्सिटी रोड, मलिक कैंट और गिरदो नवाह में हद निगाह चंद मीटर तक रह गई है। गुलिस्तान जौहर, आई चौधरी रोड, क्लिफ्टन, डिफेंस के अतराफ में भी धुंध छाई रही। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। M3 लाहौर से समुंदरी तक, M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। कौमी शाहरा पर सुंदर, मांगा मंडी, फूल नगर और पत्तों में धुंध। कौमी शाहरा पर हद निगाह 0 से 100 मीटर तक है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक धुंध में महफूज सफरी औकात सुबह 10 से शाम 6 बजे तक हैं। हाफजाबाद और उसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में इस वक्त शदीद धुंध है। खुश्क सर्दी पड़ने से शहरी नज़र ज़ुकाम और बुखार में मुब्तला हो रहे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, सईद मोहम्मद ज़मीर रिपोर्ट करें। जी, हाफिजाबाद उसके तमाम मुज़ाफ़ाती इलाकों में इस वक्त शदीद धुंध दिखाई दे रही है। हद निगाह 10 से 20 मीटर तक रह चुकी है। यहाँ पर गुज़श्ता 1.5-2 माह से बारिश ना होने की वजह से खुश्क सर्दी पड़ रही है, जिसकी वजह से लोग नज़ला, ज़ुकाम, बुखार जैसी मौसमी बीमारियों में मुब्तला होकर हस्पतालों का रुख कर रहे हैं। जबकि इस शदीद धुंध की वजह से शाहराहों पर ट्रैफिक बहुत ही कम दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ रेलवे ट्रैक पर भी गाड़ियों की आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासर हो रही है। शकरगढ़ शहर और गिरदो नवाह में धुंध के बाद सर्दी में इजाफा हो चुका है। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। इंजीनियर मंजूर हुसैन से तफसीलात जानते हैं। जी, शकरगढ़ शहर और गिरदो नवाह में सुबह सवेरे से शदीद धुंध का सिलसिला जारी है। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। इस वक्त मैं नारोवाल शकरगढ़ रोड पर करतारपुर के करीब खड़ा हूँ, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हद निगाह जो है वो 10 मीटर से भी कम है। धुंध के बायस से जहां सर्दी में इजाफा हुआ है, वहीं पर दीगर शहरों से आने वाली जो ट्रांसपोर्ट है वो भी ताख़ीर का शिकार है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि करतारपुर और ट्रैफिक पुलिस का करतारपुर आने वाले यात्रियों और ज़ायरीन को मशवरा है कि वो दिन की रोशनी में सफ़र करें, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और कतारों की सूरत में सफ़र करें। जी, लाहौर का मौसम सर्द और खुश्क है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाके धुंध की लपेट में हैं। मोटरवेज बंद हैं। ट्रेनों और मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासिर हो चुका है। हीरा बतूल तफसील से आगाह करेंगी। जी बिल्कुल, लाहौर का मौसम सर्द और खुश्क है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और इन ठंडी हवाओं के बायस जो सर्दी की शिद्दत है उसमें मज़ीद इजाफा हो गया है। जो लाहौर के साथ साथ पंजाब भर के बेशतर इलाकों को धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया है और इस धुंध के बायस मोटरवे के कई मकामात को ट्रैफिक के लिए भी बंद कर दिया गया है। रेलवे और जो हवाई परवाज़ें हैं उनका भी स्केजुअल इस धुंध के बायस मुतासर हो रहा है। रेलवे तर्जमान के मुताबिक जो रेलवे की ट्रेनें हैं उनको कुछ ट्रेनों को 3 से 4 घंटे की ताख़ीर का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम इसके पॉजिटिव असरात की बात करें तो इस धुंध को लोग इंजॉय करने के लिए सुबह सुबह ही घरों से बाहर निकल आए हैं और वॉक कर रहे हैं और गर्म मलबूसात में मलबूस नजर आ रहे हैं। अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और हमारे 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है और वहाँ में जो नमी का तनासब है वो 95% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश में कोई इम्कान नहीं है। चमन शहर और गिरदो नवाह में तेज़ बारिश। किला अब्दुल्ला, तौबा चकजई में तेज़ हवा के साथ बारिश। कई इलाकों में बिजली के खंभे, दीवारें गिरी, दरख्त उखड़ गए। शिमाल बालाई बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। बालाई पहाड़ी इलाकों में तेज़ यालाबारी। कान मेहतरजई के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। चित्राल, लोअर और अपर में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो रही है।
साकर में आलमी मैराथन का आगाज़ हो चुका है। मैराथन की स्टार्टिंग पॉइंट पर पाकिस्तान का 100 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा कौमी परचम लहराया गया। क्या तफसीलात हैं, यासिर फारूकी से जानेंगे। जी बिल्कुल, फायर होने के साथ ही दूसरी आलमी मैराथन का आगाज हो चुका है और तमाम एथलीट्स ने अपनी मंजिल की जानिब दौड़ना शुरू कर दिया है। स्टार्टिंग पॉइंट सखर IBA पब्लिक स्कूल है। ये एथलीट्स अपने रूट पे जो कि मिलिट्री रोड है, जिसके बाद ये सखर दराज से होते हुए सखर टूल प्लाजा पहुंचेंगे, नेशनल हाईवे पे आ जाएंगे, बबल्लो और खेड़ी से होते हुए शाह हुसैन बाईपास तक जाएंगे और वहां से यू टर्न लेंगे और वापस यही रूट इख्तियार करेंगे। इस मौके पे सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। डिवीजन भर की पुलिस को तैनात किया गया है, जबकि नेशनल हाईवे पे मोटरवे पुलिस भी सिक्योरिटी फराहम करेगी। इफ्तिताही तकरीब के मौके पे हमें तमाम एथलीट्स वार्म अप करते नजर आए, जो इंतहाई पुरजोश और पुरअज़म दिखाई दे रहे थे। इस दौड़ को जीतने के लिए इस मौके पे यहाँ पे पाकिस्तान का 100 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा परचम भी लहराया गया है और इस वक्त दौड़ का आगाज हो चुका है और तमाम एथलीट्स अपनी मंजिल की जानिब दौड़ रहे हैं। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इराक के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बगदाद पहुंच गए हैं। बगदाद पहुंचने पर ईरानी हुक्काम ने सदर पाकिस्तान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इराक के वज़ीर सकाफ़त और सयाहत प्रोफेसर डॉक्टर अहमद फ़काक अहमद अल बदरानी, इराक में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद ज़ीशान अहमद और दीगर सीनियर हुक्काम एयरपोर्ट पर मौजूद थे। सदर मुमलिकत की आला इराकी क़यादत से मुलाकातों के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत मुतवक्की है। ऐवान सदर का कहना है कि सदर मुमलिकत के दौरे से पाकिस्तान और इराक के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। सदर जरदारी ने इराक जाते हुए प्रवास के दौरान बरादर इस्लामी मुल्क ईरान से यकजहती का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने ईरानी क़यादत के लिए खैर सगाली का पैगाम दिया। तैयारा ईरानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ तो सदर पाकिस्तान ने ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर ईरान के नाम पैगाम भिजवाया। सदर आसिफ अली जरदारी ने खिते में बाहमी एहतराम और ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर दिया। तुर्की के सदर एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तान हमारा सच्चा और खरा इत्तेहादी मुल्क है। पाक तुर्क दोस्ती ता क़यामत तक जारी रहेगी, तरक्की करेगी और मज़ीद मजबूत भी होगी। बहरी प्लेटफॉर्म्स की खिदमत में शमूलियत से मुतालिक तकरीब से खिताब कहा। आज हम मुकम्मल कामयाब आजमाइशों के बाद PNS खैबर की हवालगी कर रहे हैं। पाकिस्तान बहरिया की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 4 मिलगेम जहाज़ों की तामीर का मुआहिदा किया था। पहला जहाज़ PNS बाबर 24 मई 2024 को पाकिस्तान के हवाले किया गया था। तीसरा जहाज़ PNS बदर जून 2026 के इख्तिताम तक, जबकि चौथा जहाज़ PNS तारिक 2027 की पहली सहमाही में पाकिस्तान बहरिया के हवाले किया जाएगा। सदर एर्दोगान ने कहा कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस ये जहाज़ बरादर पाकिस्तान की बहरिया के लिए बाइसे तक़वियत होंगे। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी धोखाधड़ी और बदइनवानी के इल्ज़ामात में मुजरिम करार पाए। अदालत ने 17 साल कैद की सज़ा सुना दी। फीकस 1,64,25,650 रुपये जुर्माना भी आयद। अदालत ने करार दिया कि साबित हो गया है कि वज़ीर आज़म के ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। ज़ेवरात की कम कीमत लगवा कर उसकी इंतहाई कम कीमत रकम अदा करके उन्हें अपने पास रख लिया। रावलपिंडी से शब्बीर डार इस हवाले से रिपोर्ट करें। आगे बढ़े और आपको बताएं, नैब ने तोशाखाना 2 का रेफरेंस 20 अगस्त 2024 को दायर किया। 1 साल से ज़ायद अरसा इसका ट्रायल जारी रहा। अडयाला जेल में उसकी 80 से ज़ायद समातें हुई। सुप्रीम कोर्ट से नैब तरामीम बहाली फैसले के बाद तोशाखाना 2 केस 9 सितंबर 2024 को FIA एंटी करप्शन अदालत मुंतकिल हुआ था। 16 सितंबर 2024 को केस का बाकायदा ट्रायल शुरू हुआ। अडियाला जेल में समाअत के दौरान इस्तिगासा ने 20 गवाहों के बयानात कलमबंद कराए। 18 गवाहों पर वकला सफाई ने जरा मुकम्मल की। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी पर इल्जाम था कि इन्होंने 2021 में सऊदी वली अहद से बल्गारी ज्वेलरी सेट वसूल किया। ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ रुपए के लगभग थी, जबकि मुल्जिमान ने प्राइवेट फर्म से बल्गारी सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई और 50% रकम यानी करीबन 29 लाख रुपए तोशाखाना में जमा करा दी। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और एयर रिंग शामिल थी। सऊदी वली अहद से वसूल किया गया तोहफा तोशाखाना में जमा नहीं करवाया गया। गवाह सोहेब अब्बासी के अदालत के रूबरू बयान के मुताबिक बल्गारी सेट की कीमत कम लगवाने के लिए दबाव डाला गया।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी को मिलने वाली सज़ाओं को इंसाफ पर मबनी करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तोशाखाना 2 केस की 17 साल की सज़ा 190 मिलियन पाउंड की सज़ा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद शुरू होगी। इसमें 2-3 चीजें शामिल हैं। पहली चीज तो ये है कि इन तहाइफ को रिटेन करने के जो पैसे सरकार को देने थे वो अंडर वैल्यू करवा के वो पैसे जो हैं वो कम दिए गए। तो अंडर वैल्यूएशन का भी फ्रॉड किया गया और रिटेंशन का भी फ्रॉड किया गया और ये हक हासिल नहीं था कि आप स्टेट को करोड़ों रुपए का नुकसान करके तो ये तहाइफ अपनी जात के लिए रख लें। और देखिए, बात करते हैं बड़ी बड़ी हाई मॉरल ग्राउंड की, इनकलाबों की, और करतूत ये हैं कि एक सरकारी कैपेसिटी में दिए गए दोस्त ममालिक की तरफ से तहाइफ को अंडर वैल्यू करवा के अपने जाती इस्तेमाल के लिए रख लिया। तो देखिए, ये पैसे स्टेट को आने थे, स्टेट एक्सचेकर को आने थे, तो ये बड़ी ज्यादती है और मैं समझता हूँ कि बड़ा इंसाफ पे मबनी फैसला आया है। और ये भी मैं क्लियर कर दूं कि ये जो सजा सुनाई गई है, एक 10 साल की, एक और एक 7 साल की, टोटल जो 17 ईयर्स हैं, ये कंसेक्टिव सेंटेंस है। इसकी मुद्दत शुरू होगी जब मौजूदा 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन केस की सजा की मुद्दत खत्म होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को सज़ा इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं, सियासी जमातों को किसी का आला कार नहीं बनना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म की बहनों को घसीटना दुरुस्त अमल नहीं। अगर इदारे और जमहूरियत मजबूत ना हुई तो मसाइल पैदा होंगे। 36,000 अरब रुपये बैरून कर्जा और डॉलर को 282 पर मसनूई तौर पर रोका गया है। आपके 20 अरब डॉलर एक्सपोर्ट से नहीं, कर्ज से आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और हुकूमत ऑपोजिशन इत्तेहाद के साथ खड़ी रहेगी। इस्लामाबाद में अपोजिशन की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस से खिताब में सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि वो जमहूरी डायलॉग के लिए तैयार हैं। आए एक दूसरे को माफ़ करें, हम माफ़ करते हैं। जुनैद अकबर ने कहा, आए नई शुरुआत करते हैं, मिल बैठें, हम अपनी इस्लाह करते हैं, आप अपनी इस्लाह करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, जब ऐसे फैसले होंगे जैसा आज हुआ है तो अवाम में मायूसी फैलेगी। सलमान अकरम राजा ने कहा, तोशाखाना 2 के फैसले की तवक्को नहीं थी, इक़्तिदार की नहीं उसूलों की जंग लड़ना चाहते हैं। जावेद हाशमी बोले, वो टकराव की सियासत के हामी नहीं, मुकालमे की दावत देते हैं, मगर बात आगे नहीं बढ़ती। लियाकत बलोच ने कहा कि पुरअमन सियासी जिद्दोजहद के जरिए आगे बढ़ना होगा। इसी प्रोग्राम में बात करते हुए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान ने हुकूमत से बातचीत से इनकार कर दिया। मावन खुसूसी इत्तला शफी जान ने कहा कि हुकूमत से कोई बात नहीं करना चाहते, किस बात पर माफ़ी मांगे। अता तारड़ का मैंडेट क्या है कि इनसे बात करें, ये 17 सीटों पर आए हैं। शफी जान ने दो टोक अंदाज से बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट को ऑन भी किया। अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे आप और फौज के खिलाफ जो बयानात दिए हैं उसको उससे डिस्टेंस नहीं करते, उसको डिसोन नहीं करते और इन बयानात पे आप माफ़ी नहीं मांगते, तब तक बातचीत नहीं हो सकती हुकूमत से आपकी। ये वाज़ेह पोजीशन हुकूमत से हम बातचीत करना ही नहीं चाहते, नहीं करना चाहते। अता साहब का मैंडेट क्या है, उसका इख्तियार क्या है कि हम उससे बात करेंगे। देखिए, ये डमीज हैं, ये 17 सीटों पे तो आए हुए लोग हैं, इनके पास मैंडेट नहीं है, इनको बैठाया गया है। जो पैगाम जिसने बैठाया है वो जो कहेगा ये करेंगे। तो हम उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। जहां तक आपने अज्यूमिंग के जो आप बात करें वो दुरुस्त है, तो फिर पैगाम तो वहीं से आया होगा ना कि पहले अपने बयानात जो आपने दिए उस पर माफी मांगे, डिसोन करें, फिर आपके लिए बातचीत का दरवाजा खुल सकता है। किस बात पे हम माफी मांगे? कि जो आपके ट्वीट आते हैं बाहर से बैठे हुए लोग करते हैं, या इमरान खान के हैंडल से ट्वीट होते हैं। जो इमरान खान साहब का अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट जो हैंडल है ट्विटर पे, उसको हम ऑन करते हैं, बिल्कुल ऑन, जो सारी बातें ऑन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वो उसके बयानिए का, उस पे तो उसी पे माफी का मुतालबा बनता है ना पहले उनकी तरफ से। तो फिर वो तो इमरान खान साहब से बात कर लेना, तो मतलब बातचीत नहीं होगी, प्रैक्टिकली बातचीत नहीं हो सकती। नहीं, बात जो है ना बातचीत जी, वो मैंडेट है अचकज़ई साहब के पास। सही है। हम सियासी लोग हैं, हम मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं, सियासी बातचीत पे यकीन रखते हैं, लेकिन इस माहौल में बातचीत नहीं हो सकती जो माहौल इस वक्त क्रिएट कर चुके हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई को किसी दूसरी जेल मुंतकिल नहीं कर रहे। अगर ये उनसे सिर्फ मुलाकात करें तो हमको उनसे कोई शिकायत नहीं है। चिन्योच में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि खान साहब दूसरों को चोर डाकू कहते रहे, अब खुद चोर निकल आए। खान साहब को तोहफे में जो घड़ियाँ मिली वो दूसरे मुल्कों से बरामद हुई। पता चला कि तोहफे में मिली घड़ियाँ दूसरे मुल्क बेच दी गई थी।
खान साहब कितने लेक्चर देते रहे, लोगों को चोर कहते रहे, डाकू कहते रहे, और करप्शन के खिलाफ उन्होंने इतनी जो है वो बात की, लेकिन खुद क्या करते रहे ये आपके सामने है। और तोहफा आपको मिला है तोशा खाना में, वो जमा होके आपने उसको हासिल किया है, वो दुबई से बरामद हो रहा है। हमारे पे खयानत हुई है और वो जुर्म जो है वो, ये सारा केस डॉक्यूमेंटेड है, तो जो चीज़ें साबित हुई है उसके मुताबिक अदालत का फैसला है। कराची में ताजरों से भत्ता वसूली के मामले पर पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश की रिपोर्ट जियो न्यूज़ से हासिल कर ली है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कराची के प्रॉपर्टी डीलर्स और दीगर ताजरों से भत्ते की वसूली की फ़ोन कॉल्स ईरान, दुबई, नाइजीरिया और फिलिपाइन में रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन से की गई। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक कराची के प्रॉपर्टी डीलर से भत्ता वसूली के 8 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से एक में वसीउल्लाह लाखों ग्रुप ने भत्ते के लिए ईरानी नंबर से कॉल की। एक मुलजिम खिजर को ऑनलाइन एप्लीकेशन से भत्ता वसूली के लिए कोशिश करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। दुबई में रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर से कॉल करके भत्ता मांगने के केस में पुलिस ने 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक मुलजिम मारा गया। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि पुलिस का खुसूसी तफ्तीश यूनिट भत्ते के केसेस पर काम कर रहा है। जब और जहां ज़रूरत होगी दीगर इदारों से मदद ली जाएगी। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के सरपरस्त मोहसिन शेखानी का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने प्रॉपर्टी डीलर्स को सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई है। बताया है कि भत्ता खोरों की रेड वारंट जारी करने के लिए काम शुरू हो चुका है। याद रहे कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पहले ही कराची में भत्ता वसूली की वारदातों का नोटिस लेकर वफाकी हुकूमत को ख़त लिख चुके हैं। वजीर आला ने ख़त में वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि ऐसे मुलजिमान पर हाथ डालने के लिए इंटरपोल से रब्ता किया जाए जो बैरून मुल्क बैठ कर वारदातें करवा रहे हैं। सिंध पंजाब के सरहदी इलाके कच्चा कराची में सिंध और पंजाब पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन 6 रोज़ से जारी है। ऑपरेशन में 3 मगवियों को बाजियाब करवा लिया गया। डाकुओं के साथ फायरिंग के तबादले में 1 मगवी गोली लगने से जान बहक हो गया। ऑपरेशन में अब तक 6 डाकू हलाक हो चुके हैं जबकि 9 मगवियों को बाजियाब करवा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक जान बहक होने वाले मगवी की शनाख्त शाहिद अब्बासी के नाम से हुई है। ऑपरेशन में तारिक शेख, उमर अराई और रियाज मलिक को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया है। डाकुओं के ठिकानों से बड़ी तादाद में असलहा मिला है जिसमें RPG-7, G3, SMG, कलाशिनकोफ और गोलियां शामिल हैं। ऑपरेशन में डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को आग लगाकर तबाह कर दिया गया। उधर खैरपुर में दरियाई सिंध के किनारे पुलिस ने डाकुओं की 17 कमीनगाहों को आग लगा दी। सर्च ऑपरेशन के दौरान 12 मतलूब मुलजिमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। घोचकी में गुज़श्ता हफ्ते बस से मुसाफिरों के अगवा के बाद मुख्तलिफ अजला कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मुल्तान में LPG की कीमतों में मुसलसल इजाफा शहरियों के बजट को आउट करा है। LPG सरकारी नर्ख से 90 रुपये ज़ायद मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जौदत नदीम से जानते हैं। जी, मुल्तान में सर्दियों के दौरान LPG की कीमतों में इजाफा हो जाता है। मुल्तान में आज भी अगर LPG की कीमत की बात करते चलें तो 280 रुपये से लेकर 300 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो कीमत फ़रोख्त की जा रही है। LPG की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है। यहाँ पे जो प्लांट की जानिब से दुकानदारों को जो LPG फ़रोख्त की जाती है उससे कीमत 260 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दुकानदारों को फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह से जो ओगरा की जानिब से LPG की कीमत दिसंबर के महीने के लिए दी गई है वो 209 रुपये फ़ी किलो है। यहाँ पर जो पूरी मार्केट है, जो पूरा इकोसिस्टम है LPG का, वो पूरी तरह से नज़र आता है कि फ्रेगमेंटेड है और उसको कोई कंट्रोल करने वाला नज़र नहीं आ रहा। नहीं जी, बजट तो ख़राब हो रहा है और LPG वैसे ही 300 रुपये किलो बेच रहे हैं, लेकिन एक मसला और भी आता है ना, डिस्ट्रीब्यूटरों पे अगर मजिस्ट्रेट बिठा दिए जाएँ तो इनकी क्या मजाल है कि ये महंगी बेचें। दुकानदारों की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि उनको 10 से 15 रुपये का मुनाफा होता है जिस पे भी जो है वो उनको सख्तियाँ जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लेकिन जो प्लांट मालिकान है जहाँ से उनको LPG मिलती है वहाँ पे जो है वो कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसकी वजह से शहर में मुख्तलिफ मार्केटों के अंदर जो है वो LPG फौरी तौर पर महंगी हो जाती है। उन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि ना सिर्फ जो प्लांट मालिकान की जानिब से जो महंगी LPG ली जा रही है उस पर कार्रवाई की जाए बल्कि LPG की जो ओवरऑल प्राइस है उसको भी कम किया जाए। जी, आगे बढ़ें और कुछ खेल की बात करें तो रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के लिटिल स्टार्स आज दुबई में ACC अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। फैसला कुंचाकरे के लिए ग्रीन शर्ट्स के कैप्टन फरहान यूसुफ का कहना है कि फ़ाइनल के लिए पूरी तरह तैयार हैं, फ़ाइट करेंगे और टाइटल हासिल करने की कोशिश करेंगे।
ACC अंडर 19 एशिया कप का फाइनल क्रिकेट के दो रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के लिटिल स्टार्स के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तान 2 बार ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप का टाइटल जीत चुका है, लेकिन अब तक अंडर 19 एशिया कप का फातेह नहीं बना। 2012 के एशिया कप में पाकिस्तान भारत के साथ मुश्तरका तौर पर चैंपियन रहा था। इस बार पाकिस्तान की अंडर 19 टीम एक नए रूप में नजर आ रही है, खास तौर पर पाकिस्तानी बैटर समीर मिन्हाज, जो अब तक 4 मैचेस में 299 रन जोड़ चुके हैं, जिसमें सेंचुरी और निफ सेंचुरी भी शामिल है। जबकि बॉलिंग में राइट आर्म फास्ट बॉलर अब्दुल सुबहान 11 और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मोहम्मद सय्याम 8 विकेटें ले चुके हैं। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कप्तान फरहान यूसुफ फाइनल में कामयाबी के लिए पुरुउम्मीद हैं। बांग्लादेश में तलबा तहरीक के सरकर्दा रहनुमा शरीफ उस्मान हादी को ढाका में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उस्मान हादी को 12 दिसंबर को मुबैना तौर पर भारतीय एजेंट्स ने उस वक्त सर में गोलियां मारी थीं जब वो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। उस्मान हादी के लिए मुल्क भर में सोग मनाया गया। नमाज जनाजा में बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। उस्मान हादी को अबूरी हुकूमत ने इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया, मगर वो 18 दिसंबर को इंतकाल कर गए। उस्मान हादी के कत्ल के खिलाफ एहतजाज के दौरान शेख मुजीबुर रहमान के क़यामगाह और कई इमारतों को आग लगा दी गई थी। अवामी लीग के रहनुमाओं, साबिक वज़रा और मेयर के घरों पर भी हमले किए गए थे। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा की पार्लिमानी कमेटी ने कहा कि बांग्लादेश की नौजवान नस्ल इंडिया पर शक करने लगी है। बांग्लादेश में अब पाकिस्तान और चीन का असर बहुत बढ़ चुका है, जबकि भारत की हिमायत याफ्ता अवामी लीग का असर बांग्लादेश से ख़त्म हो चुका है। इस रिपोर्ट में इंडियन हुकूमत से कहा गया कि भारतीय हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज़ दुरुस्त ना की तो इंडिया बांग्लादेश में गैर मुतालिक हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक आज बांग्लादेशी नौजवान बांग्लादेश के क़याम में इंडिया के ताउन के किरदार को शक की निगाह से देखता है। ये सब मामलात हालात को एक नए मोड़ पर ले आए हैं। एक और इंडिया को 1971 के बाद बांग्लादेश में सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक बहरान का सामना है। अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की के नुमाइंदों ने अमेरिकी शहर मायामी में मुलाकात के दौरान गजा जंगबंदी मंसूबे के अगले इक़दामात का जायजा लिया गया। मुलाकात के बाद अमेरिकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ की जानिब से जारी मुश्तरका बयान के मुताबिक मुलाकात में गजा जाम अमन मंसूबे के मरहलावार नफाज के लिए अगले इक़दामात का जायजा लिया गया। विटकॉफ का कहना था कि दूसरे मरहले के नफाज में पेशरफ्त के लिए आइंदा हफ्तों में मज़ीद मुशावरत जारी रहेगी।